इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक कॉपर क्यूब को अगर हम हाइड्रोलिक प्रेशर दें, हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि पानी में डीप सी में ले जाएं। डीप सी में अगर कॉपर क्यूब को ले जाओगे तो क्या होगा बच्चों, उस पर डीप सी में प्रेशर बढ़ जाएगा, उस पर हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा और हाइड्रोलिक प्रेशर लगने की वजह से उसमें वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगा। अब अगर बात की जाए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले की, तो क्या आएगा बच्चों, डेल्टा वी क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा, फॉर्मूला बताएगा कोई बच्चा? देखो बच्चों, यहाँ से अगर डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी को ऊपर ले जाओ और बी को नीचे ले आओ। वी डेल्टा पी बाय बी। अब कई बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव साइन क्यों हटा दिया गया, कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव साइन क्यों हटा दिया गया? क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पूछा है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव साइन का मतलब नहीं, नेगेटिव साइन सिर्फ फाइनल माइनस इनिशियल के लिए लगा होता है। चाहे आपका आंसर नेगेटिव भी आएगा, चलो नेगेटिव साइन लगा ही देते हैं ऑल दो, तो हमारे पास भले ही आंसर नेगेटिव में भी आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्या वॉल्यूम थी उस क्यूब की, क्या बच्चों पहले साइड कितनी थी बोलो, 10 सेंटीमीटर दी थी, क्या दिए, क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दी है। तो वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, वॉल्यूम होती है साइड क्यूब, बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 0.1 मीटर। इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और इसकी क्यूब क्या हो जाएगी, 10 इंटू 10 की पावर -2 की क्यूब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। हाइड्रोलिक प्रेशर कितना दिया हुआ है बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। 7 इंटू 10 की पावर 6। 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल मान लो, इसको भी हम यहाँ पुट कर देंगे। बल्क मॉडुलस किसका लेना है, कॉपर क्यूब का, वो भी हम यहाँ पुट कर देंगे। तीनों चीजें तो पुट कर। 5 × 10⁻⁶ आ रहा है क्या? देखो बच्ची, ये तो हमें नहीं पता, आप लोग सॉल्व कर लोगे और पीछे से चेक कर लोगे, बता देख लोगे, मैच कर लोगे। और माइनस साइन का मतलब यही है कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है, बस। कोई डाउट बच्चों? नो सर। चलो अभी आप लोग इसे करके अच्छे से देखा करो बच्चों। हम्म। ये क्वेश्चन करो बच्चों, 9.13। 1 ATM को 10 की पावर 5 पास्कल मान लो, डेंसिटी एट सर्विस सरफेस। कुछ एडिट कर दिया है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, डेंसिटी वाले फॉर्मूले की हेल्प से, डेंसिटी वाला फॉर्मूला इंक्लूड करके ट्राई करो बच्चों, मैं हेल्प करूंगा बाद में।
हो गया क्या भाई, बोलो। चलो बच्चों मैं करता हूँ, करें। बोलो भाई, बोलो बच्चों। हेलो, बोलो बच्चों, बोलो, करें। हेलो। Yes, Yes, sir. sir. चलो भाई करते हैं। पानी की डेंसिटी भी चेंज हो जाती है बच्चों। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट ऐसा सच नहीं है। हर चीज कंप्रेसिबल होती है एक्चुअल में, रियलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाए कि नीचे इतना प्रेशर है और ये सब दिया हुआ है, और क्या डेंसिटी हो जाएगी, क्या करें बच्चों, क्या फॉर्मूला लगाएं? कोई बच्चा बताएगा, हमें कुछ गाइड करेगा? क्या करूं बच्चों, बताओ। कोई बच्चा कोई कुछ गाइड करेगा? Rho at bottom is equal to rho surface into delta P divided by bulk modulus of देखो water. बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू जो है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, क्या था, माइनस वी बाय डेल्टा वी इंटू डेल्टा पी हुआ करता था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा रो बाय रो डेल्टा पी हो जाएगी। और डेल्टा रो क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस को इधर भेज दो, डेंसिटी डिफरेंस कितना हो जाएगा, और इसको इधर इंटरचेंज कर दो, क्या आ जाएगा, रो डेल्टा पी बाय बी हो जाएगा। ये क्या होता है, डेल्टा रो फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल को हम रो ही लिख रहे हैं, डेल्टा पी बाय बी हो जाएगा। फाइनल डेंसिटी हमसे पूछा गया, इसको उधर भेज देंगे, तो रो प्लस रो डेल्टा पी बाय बी हो जाएगा। क्या करें बच्चों फिर, फाइनल 1 + डेल्टा पी बाय बी हो जाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट आप लोगों का, लगाएं फॉर्मूला। तो क्या क्या चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं, इसको हमने आपको 1000 दे दिया है इनिशियल डेंसिटी को, 10⁻³ चेंज। ये 80 एटीएम, 80 एटीएम क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10⁵ बल्क मॉडुलस पानी का लेना पड़ेगा। दिया है या नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपने टेबल से देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा। 2.2 into 10 to the power 9 Newton per meter square. शाबाश बच्चे, बताना 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शाबाश। तो बच्चों ये हम लगा देंगे और फॉर्मूला आ जाएगा। कोई डाउट इसमें बच्चों, बोलो, बोलो बच्चों, बोलो किसी ये प्रकार। लगभग सेम ही है। हाँ बच्चे बोलो। मैं कह रहा हूँ लगभग सेम आ रही है। मतलब आ गया ना बच्चों, हाँ आ रहे हैं ना। हेलो, यस सर, ऑलमोस्ट सेम आ हाँ रही है। ठीक है बच्चों, मतलब हो गया ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है। देखो बच्चे, हमारा काम आंसर का नहीं है, हमारा काम सिखाने का है। आंसर तो आप लोग निकाल ही लोगे, क्योंकि हमारे को कॉन्सेप्ट बताना है, फॉर्मूला बताना है बस। अब यही है हमारा काम। तो यहाँ तक बच्चों हमने सीख लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। अब हम जिस टॉपिक पे बढ़ रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो हमारे सिलेबस में बच्चों ये टॉपिक है जो लास्ट है,
क्योंकि इसके बाद का टॉपिक है वो कि कट चुका है, और उसके बाद का टॉपिक भी बिल्कुल कट चुका है। तो यही सर हमको टॉपिक तो पढ़ा है। देखो बच्चे, अभी जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें ये आया हुआ है कि ये पोर्शन डिलीट हो चुका है, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं फिलहाल, हाल फिलहाल। ये डेंसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी दे रखा है बच्चों, ये फॉर्मूला दे रखा है हमने आपको, तो दे रखा है बच्चों, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम हमारा जो अब लास्ट टॉपिक है, जो कि आज की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये होता क्या है, कहानी क्या होती है। मान लो हमारे पास कोई एक छात्र है, छात्र जिसका नाम है विज्ञात। मान लो ये एक लड़का विज्ञात नाम का बच्चा है। विज्ञात चश्मा पहनता है या नहीं पहनता? विज्ञात बताओ अच्छे। नो सर। नहीं पहनते सर। ये बच्चा है विज्ञात, इसने कहा भाई मैं बिजनेस खोलूंगा, मैं चेयर बनाने की फैक्ट्री खोलूंगा, चलो बहुत होगी जॉब वॉब, अब हम खोलेंगे कंपनी, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें। इसने कहा कि मैं ऐसी चेयर बनाऊंगा, ऐसी चेयर बनाऊंगा, ऐसी चेयर बनाऊंगा जो कि सस्ती हो और बेस्ट हो, इंडिया के हिसाब से सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा बिकेगी इंडिया में, चीप एंड बेस्ट, और रिजिड भी हो, ऐसा ना कि टूटे भी ना, रिजिड भी हो। तो अविज्ञात ने उसकी मटेरियल की खोज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेयर बनने में कॉस्ट अगर लगी है किसी चीज़ की, तो किस चीज़ की है बच्चों? एक तो मटेरियल कॉस्ट, एक मेकिंग कॉस्ट, तो दो कॉस्ट आती है। मटेरियल तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे, प्लस उसको बनवाओगे, मेकिंग करवाओगे, ढलवा के या कैसे भी वेल्ड वेल्ड करा के बनवाओगे, समझे बच्चे? हेलो। डिज़ाइन तो मान लो ये बच्चा कह देगा कि सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई कैन डिज़ाइन, आई कैन डिज़ाइन, कुछ काम मैं देख लूँगा डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग का। तो बस ये काम मुझे मटेरियल परचेस करके लाना पड़ेगा। और मेकिंग, डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ड्राइंग, डिज़ाइन का मतलब ये कि इसने पढ़ रखा है चैप्टर, कितना लोड डाल सकते हैं, कितना डायमीटर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं डिज़ाइन डिज़ाइन की। तो बच्चा डिज़ाइन डिज़ाइन करना जानता है, कितना लोड सह सकती है, सब इसका एनालिसिस इस बच्चे ने कर लिया है। अब मटेरियल कैसे चूज़ किया जाए? देखो बच्चे, आमतौर पे हम स्टील वगैरह मटेरियल यूज़ करते हैं, तो स्टील में भी अलग अलग टाइप के स्टील्स होते हैं, मतलब, और इसके पैसे भी अलग अलग होते हैं। स्टील बस अलॉय है, अगर अलॉय में कोई भी एलिमेंट चेंज कर दो तो स्टील का टाइप चेंज हो जाता है। समझे या नहीं समझे बच्चे इस बात को आप? हेलो। Yes, sir. हम्म। तो अब क्वेश्चन उठता है कि स्टील का टाइप चेंज करने से पैसे भी चेंज हो जाएंगे। अब इस बच्चे को चाहिए सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा महंगा भी कर दोगे तो बिकेगा नहीं। जैसे एप्पल का फ़ोन इतनी आसानी से नहीं बिकेगा, बिकता है इंडिया में, फॉरेन कंट्री में तो आसानी से बिक जाता है, पैसे वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे कहानी ये आती है कि कौन सा मटेरियल इसको चूज करे। तो उसने, जो कंपनी है जो मटेरियल सप्लाई की है, उसे कुछ सैंपल्स मंगाए। भाई एक सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल सी, ये जो भी सैंपल है, जितने भी सैंपल उसने दिए। अब ये विज्ञान चाहता है इसकी टेस्टिंग की जाए। टेस्टिंग किस चीज़ से, कि कितना लोड वोड सह सकता है, रेट वेट तो चलो बाद में, पहले तो माल तो देखें कि माल ही खराब होगा तो रेट तो दूसरी बात है, क्योंकि अगर घटिया माल होगा तो आप लगा ही नहीं सकते, भले ही आपको कौड़ी के भाव भी दे रहा हो। समझे बच्चों? कम से कम मटेरियल अच्छा हो। तो उसने कहा कि भाई हम तो ये बनाते हैं, आप अपना चेक कर लो कि आप कितना लोड सह पा रहा है, कौन सा सैंपल और आपके लिए सही हो। कैसे चेक करेगा ये बच्चा, ये कितना लोड बियर कर पा रहा है, इसके बारे में कैसे चेक करेगा? ये लोड बियरिंग कैपेसिटी वगैरह कैसे चेक करेगा बच्चा, क्या करेगा इसके बारे में, इसकी स्टडी कैसे करेगा इन मटेरियल के अलग अलग? बोलो। आंखों से देख के पता लगा लेगा इतना ये कितना केजी उठा सकता है, इतना अब तो पे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है।
तो वो बेकार हो जाएगा फिर। क्या कैसे पता लगाएगा? ये करेगा, कुछ करना पड़ेगा या आंखों से देख के पता चल जाएगा? दूर से ही, दूर से पता लगा लेगा, देखो वो वाला मटेरियल ऐसा है, ये इतना सह सकता है, वो इतना सह सकता है, आंखों से। बेंच प्रेस प्रेस ट्रेन कर देख के। देखो अच्छे, इसको इसे कैसे ना कैसे मशीन में, किसी मशीन में फिट करा के इसका एक्सपेरिमेंट कराना पड़ जाएगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जो मशीन उसको प्रेस करे दोनों साइड से या खींचे या जो भी करे, इस पे लोडिंग करवानी पड़ेगी। लोडिंग मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स अप्लाई करके इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब कि स्ट्रेन वगैरह देखना पड़ेगा, एक्सटेंशन वगैरह स्टडी करना पड़ेगा। फिर ये देख पाएगा कि कितना लोड बियर कर पा रहा है, क्या इसकी सिचुएशंस हो रही हैं, क्या हो रहा है इसके साथ। और ये बच्चा टेस्टिंग करके बताएगा कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। ओवरऑल उसको देखना है, कॉस्ट भी देखना है, और साथ साथ में पैसा वो भी देखना है, मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दोनों चीज़ों से में से किसी से सेक्रीफाइस किया तो या तो आइटम घटिया हो जाएगी या तो आइटम महंगी हो जाएगी। दोनों ही चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। कि ऐसा तो नहीं सबसे मजबूत ले लिया, महंगा इतना हो जाएगा कि कोई खरीदेगा ही नहीं उस आइटम को। तो अब कहानी फिर आगे बढ़ी, इसने मशीन में लगाया, तो लोड के साथ उसने एक्सटेंशन वगैरह स्टडी किया। तो कहानी क्या होती है बच्चे, हम बताते हैं कि लोड के साथ एक्सटेंशन में होता क्या है। हर आमतौर पे ज़्यादातर मटेरियल के साथ क्या होता है, जब एक आप बॉडी पे लोड लगाते हो तो एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन मतलब कि इसकी लेंथ बढ़ती है, और लोड बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज होती है। स्टार्टिंग में लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना जितना लोड बढ़ाते जाओगे उतनी उतनी एक्सटेंशन होगी। लोड को एक तरीके से हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि लोड स्ट्रेस से एसोसिएटेड होता है और एक्सटेंशन स्ट्रेन से एसोसिएटेड होती है डायरेक्टली। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं जिसका नाम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। खैर ये बात गलत है कि स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे लिया जा रहा है और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे। ठीक है लिया जा रहा है, बट मैं गलत ये टर्म क्यों बोली, अच्छी लाइन मेरा बोलना क्यों बोली मैंने? कोई बच्चा बता सकेगा ये लाइन मैंने क्यों बोली? बोलो भाई बोलो। सर क्योंकि स्ट्रेस वेरिएबल है। कारण ये है कि आमतौर पे जब कोई ग्राफ बनता है, जो चीज एक्स एक्सिस पे होती है उसको हम वेरी करते हैं। वही बच्ची, मतलब वी आर चेंजिंग द लोड, हम लोड बढ़ा रहे हैं और एक्सटेंशन स्टडी कर रहे हैं। तो आमतौर पे वैसे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस होना चाहिए और वाई एक्सिस पे स्ट्रेन होना चाहिए। खैर अब हो गया जो भी है, अभी लोग पढ़ते हैं, हम हमें क्या लेना देना है, चलो बना लो भाई। चलो, स्टार्टिंग में ये ग्राफ लीनियर चलता है क्योंकि लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट ये कहानी बहुत लंबी नहीं टिकती। एक लिमिट के बाद लोड और एक्सटेंशन का कर्व जो होता है वो लीनियर से नॉन लीनियर हो जाता है। उसके बाद इस कर्व में काफ़ी कुछ घुमा कहानियाँ घटती हैं। जो आगे की कहानियाँ घटती हैं वो भी हम आपको बताते हैं आगे। तो ये कुछ कहानी सी, ऐसा तो कुछ कर्व होता है बच्चों, देख लेना बच्चों, हमने एनसीईआरटी में भी ड्रॉ किया हुआ है थोड़ा ढंग से ज़्यादा है, वो वाला ड्रॉ कर लेना, ये वाला ऐसा था, कोई घुमावदार कर्व बनता है। तो अब एक्चुअली ये कहानी क्या होती है, ये इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें एग्जामिनेशन में डिस्कस करने होते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, उसको हमें नाम दिया प्रपोर्शनल लिमिट। क्या मतलब है बच्चों इस चीज का? फिर इसके बाद लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। हाँ बच्चे, इसके बाद लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। फिर एक बी पॉइंट आया, उसका नाम आता है इलास्टिक लिमिट। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इलास्टिक लिमिट एक्चुअली क्या होता है कि एक बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो उसमें डिफॉर्मेशन होती है। जैसे एक रबड़ बैंड को आप खींचते हो और वो खींच रहा होता है, फिर जैसे ही आप उसको खींचना छोड़ देते हो वो अपने आप को रिगेन कर लेता है। मतलब लोड को जब रिमूव किया जाता है तो बॉडी क्या होती है, रिगेन कर लेती है, फुली रिगेन, पूरी की पूरी रिगेन कर लेती है। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहा जाता है।
अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो रिगेन हो जाएगा, मतलब या फिर लोड अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है तो वो अपने आप को रिगेन कर लेगा। बट अगर आप लोड इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ले गए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे दिया आपने, और अगर आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, तो उसके बाद वो अपने आप को 100% रिगेन रिगेन बोलो भाई बोलो, 100% रिगेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। सर ये एक बार फिर से बता दो। सर ये जो इलास्टिक लिमिट है वो देखो अच्छी इलास्टिक लिमिट ये होता है कि एक रबर बैंड को आपने खींचा खींचा खींचा, थोड़ा सा मतलब एक लिमिट तक खींचा, छोड़ दिया, वापस आ गया। बट लिमिट से ज़्यादा खींच दिया तो वो कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगा या टूट जाएगा। तो उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, जब तक खींचो और बॉडी अपने आप को पूरी रिगेन कर ले, जब जब आप खींचना छोड़ दो, इसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बट ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। बोलो बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है। यस यस। सर। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसे पॉइंट सी कहते हैं, और वो ये कि जिसे ढंग से लोकेट कर लेना उसके फिगर के हिसाब से, उसे कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट ये क्या होता है बच्चों, जब बहुत ज़्यादा आप लोडिंग कर देते हो बॉडी पे तो बॉडी बीच में से थिन हो जाती है, पतली हो जाती है ऐसे, और उसकी शेप जैसी सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म है वो ना रह के बीच में से पतली हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। इसे कहते हैं नेक फॉर्मेशन, यहाँ से छोटी होने लगती है। इस लिमिट पे आके यील्ड पॉइंट आ जाता है, यील्डिंग चालू हो जाती है बॉडी की। और आखिरी जो डी पॉइंट होता है जब बॉडी ब्रेक हो जाती है, इसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट और भी हो सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट हैं जो भी है। तो ये ऐसे ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन में हमको ये मेंशन करने होते हैं। समझे या नहीं समझे बात बच्चों, बोलो बोलो बच्चों बोलो। यस सर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम ये डिस्कस करते हैं। ये हमारा नोट्स में दिया है, स्ट्रेस टाइप डायग्राम वगैरह पूरा दे रखा है। और एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, उसका नाम होता है परमानेंट सेट। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप लिमिट के बियॉन्ड ले गए बॉडी को, जैसे अपने इलास्टिक था आपके हाथ में, इलास्टिक खींच खींच के आप ज़्यादा ले गए, तो अपने आप को रिगेन नहीं करती है और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है कुछ, उसे कहते हैं परमानेंट सेट। उसे कहते हैं परमानेंट सेट। और जो ब्रेकिंग पॉइंट है उसको फ्रैक्चर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो जो मेरी लैंग्वेज है और जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसमें थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क हो सकता है, आप लोग को इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। तो अच्छा यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ये कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। और उसके बाद तो बच्चों मंडे को तो आपको बता ही रखा है, आपका टेस्ट है। ओके बच्चों, बाय।